हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनीटा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, उसको बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे होंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं लेकर आया हूं जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर से बेटर कर सकते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है, ये एक ऐसा टारगेट आपको दे सकता है कि आप अपने विजन को पूरा करें। ये ऐसे प्लान्स आपको दे सकता है कि आप अपने डायरेक्शन को डिटरमिन करें, आप डिटर्मिनेट हो जाए कि हमें बेसिकली कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को नीट के लिए। तो आइए प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा आज का कंटेंट क्या है इस क्लास में। इस बायोडेटा क्लास के अंदर आज का हमारा कंटेंट क्या है। हम दो कंटेंट यहाँ पर लेकर आए हैं। एक बायोलॉजी सिलेबस पार्ट 1 और दूसरा कंटेंट हमारा है टिप्स टू क्रैक नीट। मतलब ये जो दो कंटेंट हैं, इनमें से ये जो टिप्स टू क्रैक नीट वाला कंटेंट है, ये बहुत कंपलसरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना। जब तक आप इस कंटेंट को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप सिलेबस की ओर मूव नहीं कर सकते। तो मैं कहना ये चाहता हूं इन अदर वर्ड्स कि आप चाहते क्या है, आप नीट को तैयार करना क्यों चाहते हैं, आप नीट को पास करना क्यों चाहते हैं। तो आप सीधे से कह सकते हैं कि सर हमें डॉक्टर बनना है। इसका मतलब क्या है, आपने एक सपना देखा है। ये वो वाला सपना नहीं है कि रात में देखा और दिन में आप उस सपने को भूल गए और आपने अपनी सारी प्लानिंग बिल्कुल खत्म कर दी। ये ऐसा सपना है, ऐसा विजन है, ऐसा व्यू है कि जो आपको पूरा करना है। तो आपका विजन क्या है, डॉक्टर बनना है। लेकिन विजन केवल सोचना से काम नहीं चलेगा, उसको पूरा करने के लिए अपना 100% भी देना होगा। वही प्लान्स, वही टारगेट्स में आपके सामने लेकर आया हूँ। अपने इस एक छोटे से कंटेंट में ये बताने समझाने में वाला हूँ यहाँ पर इस क्लास के अंदर कि वो कौन कौन सी चीज़ें हमें अपनी स्टडी में ऐड करनी चाहिए या वो कौन कौन सी प्लानिंग हमें करनी चाहिए जो आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सके। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि जब मैं टिप्स टू क्रैक नीट की बातें करता हूँ, सिलेबस की बातें बाद में करेंगे। पहले हम नीट को कैसे क्रैक करना है, मतलब हम नीट को क्रैक करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमें एक अच्छा या अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनना है। तो आपका विजन क्या हुआ, आपका सपना क्या है। आपका सपना है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं। लेकिन इतना कह देने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना, आपका डेस्टिनेशन क्या हुआ। फिर आपका विजन तो है डॉक्टर बनना, तो आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका टारगेट क्या बना, मेरे को नीट क्रैक करना है। तो उसका मतलब आपको लड़ाई किससे लड़नी है, नीट से लड़नी है। तो ये जो बायोलॉजी में यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, वो आपको ये समझाएगा, इतना इजी बनाएगा बायोलॉजी के सभी कंटेंट्स को कि आपको बड़ा मजा आने वाला है बच्चों। तो देखिए, टारगेट आपका नीट हुआ, लेकिन नीट टारगेट तो है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ प्लान्स बनाने होंगे। कुछ ऐसे प्लान्स बनाने होंगे जो आपकी स्टडी को और ज्यादा मजबूती दे, और ज्यादा पकड़ बनाए आपके कंटेंट्स पर, ताकि आप और अच्छे से वहां पर परफॉर्म कर सके एग्जामिनेशन में। तो प्लान्स क्या होंगे, तो एक 3rd नंबर का मैंने एक कंटेंट यहाँ पर डाला है, स्टडी प्लान। और एक आप देखेंगे छोटा सा एक पार्ट मैंने लिखा है इन ब्रैकेट विद सिलेबस। इसका विशेष ध्यान रखना होगा आपको, विद सिलेबस। इसका मतलब क्या है कि स्टडी प्लान में सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि स्टडी प्लान के टाइम पर आपके 3 एस्पेक्ट्स काम करते हैं। 3 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी स्टडी को बहुत अच्छा बनाएंगे।
वो 3 एस्पेक्ट्स कौन से हैं? लर्न, कौन सा है? नंबर 1 लर्न, सीखो यानी सीखना है हमें। नंबर 2 कंटेंट क्या है? रिवीजन, रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना। थर्ड नंबर कंटेंट क्या है? प्रैक्टिस, बार बार काम करना उसी पॉइंट पर या उसी टॉपिक पर या उसी सब्जेक्ट पर। तो देखिए 3 कंटेंट जो हमने बताए हैं। लर्न करने के लिए क्या है? सीखना है। और सिखाएगा कौन? टीचर या कोई गाइड। तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको गाइडेंस देगा, आपको सिखाएगा, तो आपकी लर्निंग पावर, आपकी लर्निंग स्किल इंप्रूव होगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बट जो सेकंड नंबर का हमारा एस्पेक्ट है वो ये कहता है कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है बाय टीचर या बाय गाइड या जो भी आप सीखते हैं वो केवल सीखना या पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। आप उसको बार बार रिवाइज करते जाएंगे। तो बार बार रिवीजन करने से क्या होगा? कम से कम 4 या 5 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि सारे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? NCERT से आते हैं। कहाँ से आते हैं? NCERT से आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि NCERT आपने रीड कर ली और आपके सारे क्वेश्चंस सोल्व हो गए, ऐसा कतई नहीं। मैंने ये भी नहीं बोला कि NCERT से बाहर क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है बच्चों। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। आपके सारे क्वेश्चंस NCERT में से आएंगे, लेकिन NCERT को केवल रीड करना ही काफी नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको पढ़ना है। तो उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, आपको हेल्प चाहिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की। तो बायोनेटा क्लासेस आपको वो देने वाला है। ये एक ऐसा माध्यम आपका बनेगा जो आपकी स्किल पावर को बढ़ाएगा, आपकी प्रिपरेशन को इंप्रूव करेगा इस नीट को क्रैक करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए कम से कम NCERT की एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको 4 से 5 बार तो रिवाइज करना ही होगा, समझे। अब हमारा नेक्स्ट जो एस्पेक्ट आता है वो क्या आता है? प्रैक्टिस आती है। क्या आता है? प्रैक्टिस आती है। आप कहेंगे सर प्रैक्टिस क्या है? अरे आपने लर्निंग कर ली है, आपने सीख लिया है, अरे आपने रिवीजन भी कर लिया है, तब भी काम नहीं बन रहा है भैया। ये जमाना वो जमाना नहीं है, ये जमाना वो जमाना नहीं है कि हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल की खोज किसने की थी। आप आसानी से बोल देंगे कि भैया रॉबर्ट हुक ने की थी। इसमें आपने क्या लॉजिक, क्या कॉन्सेप्ट लगाया? जिसके याद है, जिसने रटा, उसको ये क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो गया। तो अब वो जमाना नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, एक थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूं। ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय, ATP का फॉर्मेशन किसने किया? उसमें ऑप्शन आपके सामने आ सकता है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, F1 पार्टिकल्स। और 99% बच्चे किसको टिक करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को टिक करेंगे। लेकिन ये आंसर आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी चीजें होती है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? F1 पार्टिकल्स। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से अटैच होने वाले ऑक्सीजोम्स या F1 पार्टिकल्स ही ATP को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। तो ये स्किल आनी चाहिए कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, वही एक प्लेटफॉर्म आपको देने का काम करेगा बच्चों, समझे। तो ये जो प्रैक्टिस की बातें आती है, हम प्रैक्टिस कराएंगे। और इस प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? जो भी आपके लास्ट ईयर्स के जो भी एग्जामिनेशंस पेपर्स हैं, उन सब को आपको प्रैक्टिस में लाना होगा। उन सभी क्वेश्चंस को आपको फिर से देखना होगा। नियर अबाउट 60% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके लास्ट ईयर्स एग्जामिनेशन पेपर्स में से आते हैं, उनको केवल मॉडिफाई करके आपके सामने रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको जानना होगा कि बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार प्रैक्टिस करते जाना होगा। और फिर लास्ट में आपको कुछ सैंपल पेपर्स भी करने होंगे जो आपकी स्टडी को और इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे। ये हमारे कंटेंट पूरे हो गए। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आप अपनी स्टडी को अंजाम देते जाएंगे तो अपने स्टडी को टाइम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए।
अपनी स्टडी को टाइम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए, उसको टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, उसको डे में, वीक में, मंथ में लाइए कि मेरे को इस टॉपिक को पूरा करना है इतने टाइम में, मैंने फिजिक्स में इतना पूरा करना है, मेरे को बॉटनी में इतना पूरा करना है। जब तक आपका वो वाला कंटेंट पूरा ना हो तब तक आप चैन से सो नहीं सकते, या आपको सोना नहीं चाहिए, समझे? तो कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि आप टाइम की इम्पोर्टेंस को तो ध्यान में रखेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज स्टडी करने का काम करेंगे, इससे आपकी स्टडी और बेहतर बन सकती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा एक नेक्स्ट जो कंटेंट हमारा आता है इसी ट्रेंड में चलते हुए, फोकस। अब फोकस क्या है, कहाँ पर फोकस करना है, फोकस क्यों करना है, तो ये बातें जानने के लिए आपको देखना होगा, आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मेंटेन करना पड़ेगा, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा जो आपके आसपास के सराउंडिंग एरिया में आपके अंदर नेगेटिविटी को खत्म कर दे और पॉजिटिविटी को लाने का काम कर दे। तो नेगेटिव थॉट्स को आपको रिमूव करना होगा और पॉजिटिव थॉट्स को आपको गेन करना होगा। तो कहीं ना कहीं एलिमिनेट नेगेटिव थॉट्स एंड गेन पॉजिटिव थॉट्स। ऐसे फ्रेंड से या ऐसे पर्सन से आपको दूर रहना होगा जो आपके अंदर नेगेटिविटी की बातें लाते हैं। इससे आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आएगी, उससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो इसीलिए इस फोकस का ध्यान रखना होगा कि किसको एलिमिनेट करना है, किसको गेन करना है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कंटेंट हमारा क्या है, एफर्ट। अरे कितना कोशिश किया जाए, कितनी ट्राई की जाए, कितना एफर्ट किया जाए, मतलब आपने कितनी कोशिश करनी है। तो देखो क्या लिखा आगे, ध्यान से देखेंगे, हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट लेवल क्या है, कम से कम मोर देन 90%। ये मत सोचो कि भैया नीट में सिलेक्शन होना है, कोई एवरेज कॉलेज मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। जब अगर आपने ये सोच लिया तो आप इंप्रूव नहीं करेंगे। आप लेवल पे सोचो, आप लेवल पे सोचो कि मेरे को मोर देन 90% लाना है। और लाना कैसे है, नॉट कैन डू, नॉट कैन डू एज। क्या कहना है, देखो क्या लिखा है, विल पावर। अब कैसी होनी चाहिए विल पावर, आई विल डू एज, मैं ये करके रहूंगा, ऐसा मैं करके रहूंगा, 90% से भी ज्यादा लाकर रहूंगा। इतनी विल पावर आपके अंदर क्रिएट होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे लेवल का रैंक में अपना मेंटेन कर सकते हैं इस ऐसे कॉम्पिटिटिव जमाने में। समझे प्यारे बच्चों, जब ऐसा आप कर चुके होंगे तो कहीं ना कहीं इन सभी बातों को फॉलो करते करते आपके सामने अब आ गया है क्या, रिजल्ट। तो डेफिनेटली मैं आपको कहता हूं कि आप ये इन सब कंडीशन में से कुछ ना कुछ गेन करेंगे, नीट आपका क्रैक हो जाएगा। तो आप ऐसे कॉलेजेस में जाएंगे जैसे एम्स हुआ, एफएमसी हुआ, यूपी का बड़ा अच्छा कॉलेज है केजीएमसी, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ऐसे ऐसे बड़े अच्छे ब्रांडेड कॉलेज हैं, इनका नाम, इनका टैग बहुत ऊपर के लेवल का है, जो आपको एक ऐसा मुकाम देंगे जिससे आप और इम्प्रूव करके आएंगे और इस राष्ट्र सेवा में अपना योगदान देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कुछ छोटे छोटे कंटेंट्स मैंने दिए हैं आपको, आपकी अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए, आपके नीट को क्रैक करने के लिए, आपके प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करनी होगी। अब ये तो बातें थी, एक छोटा सा मैंने एक एफर्ट किया कि आप थोड़ा सा आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, कुछ प्लान्स बनाएं, है ना। तो अब हम आते हैं सिलेबस के पास में। मैं सिलेबस लेकर आया हूँ इस क्लास वीडियो में, बायोलॉजी सिलेबस पार्ट 1। तो इसमें मैंने जो सिलेबस आपका है वो बच्चे ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है नीट के अंदर, लेकिन इस सिलेबस को मैंने कुछ नए अंदाज में दिखाया है। इस सिलेबस को मैंने कुछ नए अंदाज में दिखाया प्यारे बच्चों, है ना। अब नया अंदाज क्या है, सबका अपना अपना अंदाज होता है। ये अंदाज क्या है, यहाँ पर केवल यूनिट या चैप्टर से ही मतलब नहीं है,
यहाँ पर हर यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स गिवन है वो कितना वेटेज आपको देंगे, वो कितना मार्क्स आपको दे के जा सकते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस आपको उसको देनी है प्यारे बच्चों। तो देखिए, जो हमारा मैंने ये जो बायोलॉजी सिलेबस का पार्ट 1 मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके बायोडेटा क्लासेस के अंदर। तो इसी क्लास के प्लेटफॉर्म पर हम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी जल्दी ही कामयाब होने वाली है, वो आपको बड़ा मजा आने वाला है आने वाली वीडियोज़ में। जब हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे, हमारी वीडियोस आगे आएगी, तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। आप खेल खेल में बायोलॉजी को सीख जाएंगे। टीचिंग ही जरूरी नहीं है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग जरूरी है। सिलेबस को पढ़ना ही जरूरी नहीं है, सिलेबस में कंटेंट किस तरह से डाला है वो जरूरी है। तो देखिए, आप जानते हैं कि आपके बायोलॉजी सिलेबस के पार्ट 1 में जो सबसे पहला यूनिट आता है, जो फर्स्ट यूनिट आता है प्यारे बच्चों, वो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आता है। मैंने कुछ हेडिंग्स आपके सामने रखे हैं। ये सीरियल नंबर हो गया है, ये यूनिट का नाम यहाँ पर हम देंगे, ये चैप्टर्स के नेम्स आएंगे, यहाँ पर वेटेज होगा कि कितना वेटेज यहाँ पर क्वेश्चन का बनता है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक मैंने डाला है, और फिर मैक्सिमम कितना मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से। समझे हैं कि नहीं समझे हैं? तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें 4 चैप्टर्स आते हैं बच्चों। कितने चैप्टर्स आते हैं? 4 चैप्टर्स आते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। हमारा सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमारा थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम। हमारा फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम। ये जो 4 चैप्टर्स इन दिस यूनिट है, ये देखिए, ये अकेली यूनिट कंटेनिंग 4 चैप्टर्स 13% वेटेज आपको देने का काम करेगी प्यारे बच्चों। 13%। और देखिए मैंने क्या लिखा है, इसकी लिमिटेशन देखिए कहां तक जा सकती है। ये 13 से 14% तक भी जा सकता है। ये कितने क्वेश्चन आपको देकर जा सकता है? 12 से 13 क्वेश्चंस। और आपको अच्छे से पता है कि हर क्वेश्चन का मार्क्स कितना होता है आपके नीट एग्जाम में? 4 मार्क्स पर ईच। तो कुल मिलाकर 52 मार्क्स आपको ऑब्टेन हो सकते हैं अकेली दिस यूनिट। किस यूनिट से? इस यूनिट से। तो इसीलिए बड़ा फोकस करके आपको हर यूनिट को पढ़ना होगा, उतनी ही इंपॉर्टेंस उसको देनी होगी, है ना, जितना उसका वेटेज होगा। तो आप जानते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में आपको एक बेसिक सा बातें बताई जाएगी, कुछ डिस्कवरीज बातें आएगी, कुछ फाइलम, किंगडम्स, स्पीसीज या जीनस, इनके या ऑर्डर्स, एक सीक्वेंस आएगा वहाँ पर, तो उनके बारे में बताया जाएगा, है ना, या नेशनल पार्क के बारे में आपको बताया जाएगा, म्यूजियम्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो कुछ वहाँ पर एक बेसिक सी चीज़ें आपके सामने डिस्कशन में आएगी। लेकिन जो नंबर 2 का कंटेंट हमारा चैप्टर हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा, सिस्टमैटिक्स क्लासिफिकेशन, है ना। ये जो क्लासिफिकेशन है इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर उनकी बातें रखी जाएगी, कैरोलस लिनियस की बातें आएगी, है ना, जो बड़े मतलब बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, जो बाइनोमेनक्लेचर उन्होंने देने का काम किया था, वो सब बातें यहाँ पर डिस्कस की जाएगी, है ना, उनके बारे में बताया जाएगा। जो प्लांट किंगडम है, इसके अंदर आप बहुत सारे कंटेंट्स पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा आपका एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सभी बातें आप अच्छे से जानेंगे। तो वो सब बातें यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। जो आपका एनिमल किंगडम आता है, इसमें बहुत सारे फाइला आपको पढ़ने होंगे। आपने कुछ नाम भी सुने होंगे, जैसे कि पोरीफेरा है, प्लेटिहेल्मिन्थेस है ना, निमेटोडा है, या आपने सुना हो और भी नाम बहुत सारे आते हैं, जैसे कि कोडेटा है, नॉन कोडेटा में बहुत सारे नाम आते हैं, इकानोरेमेटा है आपका, वो भी नॉन कोडेट्स में आता है। तो मतलब इन सभी फाइलम्स को आपको पढ़ना होगा, रेस्पेक्टिवली पढ़ते जाएंगे। तो बड़ा अच्छा ये यूनिट है जिसमें बहुत सारा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है, नंबर 2 का यूनिट है, वो क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन
इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये नंबर 2 की यूनिट है बेटा। इस यूनिट के अंदर भी आप 3 चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। ये जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसके अंदर आपको ओनली प्लांट्स की एक्सटर्नल स्टडी को ही ध्यान में रखना होगा। जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस है प्लांट्स के पार्ट्स की, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, या फ्लावर्स है, या इन्फ्लोरेसेंस है, उन सभी की एक्सटर्नल अपीयरेंस को आपको स्टडी करना होगा। तो ये वाली बात इसमें बताई जाएगी आपको। एक जो हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें ओनली इंटरनल जो पार्ट्स है प्लांट के, टिश्यूज के बारे में है ना, प्लांट के पार्ट्स की जो इंटरनल स्टडी है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, तो इनके जो इंटरनल स्टडीज है टिश्यूज के बारे में आप स्टडी करेंगे। तो उसी को बोला जाता है क्या, एनाटॉमी। फ्लावरिंग प्लांट्स किनको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स को बोलते हैं। जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो उसमें आप जो एनिमल्स के अंदर टिश्यूज होते हैं उनके बारे में आप इसमें स्टडी करेंगे। उसमें आप मस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ सकते हैं, उसमें आप जो है नर्वस टिश्यूज के बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये सब बात आप इसमें स्टडी करेंगे। और ये भी देखो कितना वेटेज आपको देके जाता है, लगभग 7%। कहाँ तक जा सकता है, 8% तक जा सकता है। कितना क्वेश्चन आपको देके जा सकता है, 6 से 7 क्वेश्चन। देखो कितना मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं इस अकेली यूनिट से भी, 28 मार्क्स। कितना बच्चों, 28 मार्क्स। अब जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है नंबर 3 की, वो क्या है, सेल स्ट्रक्चर। क्या है, नंबर फर्स्ट तो हमने ये बता दिया, नंबर सेकंड ये बताइए, नंबर 3 क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें भी 3 चैप्टर आते हैं। इसमें 3 चैप्टर आते हैं। तो पहला चैप्टर कौन आता है इसका, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें आप सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। इसमें आप सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलिज हैं उनको अच्छे से स्टडी करेंगे विद फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है प्यारे बच्चों में। ये बहुत ही स्कोरिंग सेगमेंट है, आपने खुद भी देखा होगा। देखो मैंने लिखा है 10% कम से कम रहता है, 40 मार्क्स देके जाता है अकेला सेगमेंट। कौन की बात है, देखिए कितना अच्छे से स्टडी करना होगा, बड़ा मजा आएगा इसमें पढ़ने में। इतना अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही स्कोरिंग भी है। तो 10% सेगमेंट है, 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे और लगभग 40 मार्क्स आपको देके जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए इसमें आपको बहुत सारे ऑर्गेनेलिज के बारे में स्टडी करना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स है, या पेरोक्सिसोम्स है, या आप कह सकते हैं प्लास्टिड्स है, या ग्लाइकोक्सिसोम्स के बारे में आप उसमें पढ़ेंगे। तो वैक्यूल्स के बारे में भी आपको उसमें स्टडी करना होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी आप इसमें स्टडी करेंगे। तो इन सभी बातों को आप अच्छे से वहाँ पर देखेंगे, सुनेंगे इस प्लेटफॉर्म पर, बायोनेटा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। तो अब नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। इसमें आप जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, फैट्स है ना, एंजाइम्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उन सभी को बायोकेमिकली स्टडी करेंगे। अब ये आप छोटी छोटी बातें जानेंगे। डीएनए है, वो एक जेनेटिक मटेरियल है, वो डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड है। आरएनए के बारे में जानेंगे, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, है ना। या आप कह सकते हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो होती है, उनका रोल प्ले जो होता है हमारे सेल के अंदर, वो किस तरह से होता है, किस तरह से वो अंजाम देता है हमारी एक्टिविटीज़ में, किस तरह से वो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को एक सेल से दूसरे सेल में, या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो उन सभी बातों को आप अच्छे से स्टडी करेंगे। तो एक नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो ये भी चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 क्वेश्चंस अकेला ये चैप्टर देके जाता है आपके नीट एग्जाम में। कम से कम 3 क्वेश्चंस ये आपको देने का काम करेगा प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, अकेला ये चैप्टर 12 मार्क्स आपको देके जाएगा। इसमें आप माइटोसिस, मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये डिवीजन के टाइप्स हैं, माइटोसिस, मियोसिस। कि माइटोसिस जब एक पेरेंटल सेल में होता है तो 1 पेरेंटल सेल फॉर्म्स 2 डॉटर सेल्स। एक जो पेरेंटल सेल है वो 2 संतति कोशिकाओं का फॉर्मेशन करती है। बट इन दिस केस मियोसिस, इन द केस ऑफ मियोसिस डिवीजन, 1 पेरेंटल सेल फॉर्म्स
4 डॉटर सेल्स कंटेनिंग हाफिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है हर सेल के अंदर। मियोसिस, तो वो सब बातें, वो सभी डिस्कशन यहाँ पर होगा। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग कंटेंट है, तो बड़ा मजा आएगा उसमें भी पढ़ने में। तो ऐसे मिला के ये बहुत अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट बनने जा रही है आपके लिए। एक नेक्स्ट यूनिट है 4th यूनिट। ये 4th यूनिट जो है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी इसको हम कहते हैं। और प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आप 5 चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। इसमें आपको 5 चैप्टर्स को स्टडी करना होगा। इसका पहला चैप्टर क्या है इस वाली यूनिट के अंदर जो आता है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर आप वो सब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को स्टडी करेंगे, उनके ऊपर ध्यान देंगे। ओस्मोसिस, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ओस्मोटिक प्रेशर, एसेंट ऑफ सैप या ट्रांसपिरेशन या गटेशन, इन सब बातों को आप डिटेल में समझेंगे इस बायोडेटा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों रेस्पेक्टिवली हम इन बातों को बताते जाएंगे चैप्टर वाइज। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, मिनरल न्यूट्रिशन। इस मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे और उनसे, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम्स इन प्लांट्स को जानेंगे। और इसमें आप नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी स्टडी करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल को भी स्टडी करेंगे। तो वो सब बातें यहाँ पर डिस्कस में आएगी। नेक्स्ट चैप्टर आपका है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस आप देखते हैं उसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। प्लांट्स इस प्रोसेस के थ्रू अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप जानते हैं बचपन की बातें हैं भैया कि सन की लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से लाइट को ट्रैप करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। एंड दिस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द फूड। व्हाट इज द फूड? C6H12O6, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो मेरा मतलब कहने का ये है, आई मीन टू से दैट कि इट इज अ मैकेनिज्म या इट इज फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। ड्यूरिंग दिस मैकेनिज्म प्लांट्स फॉर्म या सिंथेसाइज फूड देमसेल्फ, अपने आप अपने खाने का निर्माण करते हैं पत्तियों के अंदर। ऐसा आपने सुना होगा। तो कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक होने वाला है आपका। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसमें आप जो भी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है प्लांट्स के पार्ट्स में, प्लांट्स की हर सेल के अंदर, उसमें आपने नाम भी सुने होंगे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स, है ना, कैम साइकिल्स, तो ऐसे कुछ नाम सुने होंगे आपने। वो सभी चीजें आप जानेंगे, है ना। बेसिकली इसमें ग्लाइकोलाइसिस आप पढ़ेंगे, क्रेब साइकिल पढ़ेंगे, ETS पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाली बातें आप इसमें जानेंगे। तो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की जाएगी सीक्वेंस में, है ना। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये भी, इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है आपके इस नीट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या बनता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में, प्लांट्स में ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जो प्लांट सोइल से ऑब्टेन करते हैं बाय द रूट्स। बट कुछ ऐसे बहुत ही लो क्वांटिटी में, इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस सिंथेसाइज हो जाते हैं प्लांट्स की बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। वो कौन से केमिकल मैसेंजर्स हैं या सब्सटेंस हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, PGRS, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या आपको इनको कह सकते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। आपने नाम भी सुना होंगे, 10th में भी सुना होगा आपने, ऑक्सीन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, है ना, एब्सिसिक एसिड। वो सब बातें डिस्कस की जाएगी इस चैप्टर के अंदर। तो कुल मिलाकर ये यूनिट भी बड़ी अच्छी यूनिट है। 7% इसमें आता है, लगभग 8 क्वेश्चन तक इसमें आने की संभावना है प्यारे बच्चों। और ये आपको कितने मार्क्स देकर जाएगा, लगभग 32 मार्क्स देकर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हमारी 5th यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आई मीन टू से 7 चैप्टर्स।
और आप ये देखिए, ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये इस बायोलॉजी सिलेबस पार्ट 1 का बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है। नियर अबाउट 18% या उससे भी ज्यादा जा सकता है कभी कभी। ये जो मैंने बीच में लिखा है 18 to 19%, इसका मतलब मैंने ये नहीं बोला है कि 18% ही होगा, कभी कभी ये 17% हो जाता है, कभी कभी 19 तक जा सकता है। तो कहने का मीन्स ये हो गया है कि 18 या 19% तक ये स्कोर करता है। अब आप ये देखिए, जब आपके नीट एग्जाम में बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आते हैं, तो 360 मार्क्स का एक पोर्शन आपका है, उसका पार्ट 1 में लेकर आ रहा हूं बायोडेटा क्लासेस चैनल पर। तो यहाँ पर जो ये 18% आपका है क्वेश्चन, ये लगभग 16 से 17 क्वेश्चन आपको देखा जाएगा इस अकेली यूनिट में से। समझे प्यारे बच्चों? तो ह्यूमन फिजियोलॉजी 16 से 17% क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। तो लगभग यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना जा सकता है इसका? 68 मार्क्स, यानी 360 मार्क्स में से अकेला ये यूनिट 68 मार्क्स आपको दे रहा है। तो इसका मतलब ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। तो इस पर भी हमें बहुत फोकस करने की जरूरत होगी। जो भी फ्यूचर में हमारी वीडियोस आएगी उसमें हमें इनके ऊपर बहुत फोकस करना होगा, इन चैप्टर्स के ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें आप जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स की नीड होती है ना। तो उसके बारे में इसमें जानकारी देखेंगे, अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गन्स के थ्रू। लीवर का क्या रोल है, स्टोमक का क्या रोल है, पैनक्रियाज का क्या रोल है, उन सब बारे में। क्या आप कह सकते हैं बाइल डक्ट का क्या रोल है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है, या लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है, उन सभी के बारे में हम इसमें जानकारी देंगे। ठीक है ना बच्चों? तो एक जो मैंने नेक्स्ट चैप्टर बताया है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस चैप्टर के अंदर हम इसको आप इन अदर वर्ड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। गैसेस का एक्सचेंज, दैट मींस अब वो सब बातें इसमें जानेंगे कि लंग्स का क्या रोल यहाँ पर है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो वहां पर आपने जाना होगा लंग्स के अंदर कुछ एल्वियोलाई होते हैं, है ना। तो वहां पर ऑक्सीजन को ट्रैप किया जाता है, तो वहां पर प्यूरिफिकेशन होता है लंग्स के थ्रू। तो वो सब बातें हम यहाँ पर जानेंगे इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने बताया था आपको, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसको हम इन अदर वर्ड्स सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मींस इसमें हम हार्ट या उससे जुड़े हुए जो भी कंटेंट्स है वो सब बातें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हार्ट के बारे में कि वहाँ पर पंपिंग कैसे होती है, या हार्ट बीटिंग में किस तरह से उसकी फिजियोलॉजी चलती है, वो सब बातें यहाँ पर जानेंगे। उसके चैम्बर्स के बारे में जानेंगे, उसके जो वाल्व्स है कि ट्राइकप्सिड वाल्व या बाइकप्सिड वाल्व, ये सब बातें वहाँ पर जानेंगे, है ना। तो उसी बारे में डिस्कशन होगा इस वाले चैप्टर के अंदर। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें जो वेस्ट होता है, आप जानते हैं कि जब डाइजेशन चलता है तो वहां पर कुछ वेस्ट कंटेंट होते हैं, वेस्ट पार्ट होता है उस डाइजेस्टिव फूड को छोड़कर लार्ज इंटेस्टाइन से जो एज ए वेस्ट रिलीज आउट हो जाता है। तो उसमें हम ये बातें पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, लगभग 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। ये वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक नेक्स्ट चैप्टर हमारा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, स्कल के बारे में पढ़ेंगे, वो सब जानकारी इसमें हम देंगे, आपको देने वाले हैं। एक नेक्स्ट चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हम पूरा जो नर्वस सिस्टम है आपका, उससे जुड़ी बातें हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स, है ना, तो इनिशियल ग्रेन्यूल्स, उन सब के बारे में यहाँ पर जानकारी होगी। कैसे इंपल्सेस कंडक्ट होती है, तो साइनेप्स क्या होता है, वो सब बातें इसमें हम जानेंगे।
तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये भी कम से कम 2 क्वेश्चन लेकर जाएगा, 2 या 3 क्वेश्चन लेकर जाएगा आपकी इस यूनिट में से। एक नेक्स्ट चैप्टर है आपका, दैट लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्ट 1 बायोलॉजी सिलेबस, तो इसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये भी चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 to 3 क्वेश्चन ये देकर जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन इस अकेले चैप्टर में से आने की संभावना है। तो इसमें हम क्या जानते हैं, इसमें वो चीजें जानेंगे जब आपकी वीडियोस आगे आने वाली होगी, जब हम कंटिन्यूअसली चैप्टर्स पढ़ाते जाएंगे तो रेस्पेक्टिवली, तो इसमें आप वो सब चीजें जानेंगे हार्मोन्स के बारे में, अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो ये सब बातें, या पीनियल ग्लैंड, उनके बारे में हम इसमें जानेंगे। उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। तो वो सब बातें यहाँ पर डिस्कस होगी आपके सामने। तो देखेंगे आप कितना इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाला है। तो बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है आपके। और इस बायोलॉजी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर हम आपको इन सभी चीजों को रेस्पेक्टिवली पढ़ाते जाएंगे, बाय सीक्वेंस चैप्टर्स को, है ना। तो आज के लिए पार्ट 1 का वीडियो इतना ही है। तो आपको फिर से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस बायोलॉजी क्लासेस के चैनल पर, और सभी को हमारी तरफ से बेस्ट विशेष कि आप पढ़ाई में लगे रहिए और अपना विजन बना के रहिए। आप देखते हैं कि मैंने पहले बताया था आपको कि विजन क्या होना चाहिए, है ना, कौन कौन सी प्लान्स आपके होने चाहिए, आपको गेन क्या करना है, तो गेन करने के लिए क्या एफर्ट्स आपको लगाने होंगे, वो सब बातें हमने डिस्कस की। तो बहुत छोटी छोटी बातें हमने बताई, इनको हम बहुत बड़ा करके बता सकते थे, लेकिन हमने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया, है ना। हमारा प्लान क्या है ना, हमारा एफर्ट क्या होना चाहिए, हमारी विल पावर पूरी होनी चाहिए, हमें छोटा नहीं सोचना चाहिए, बड़ा सोच के, और उसके लिए हमें अपना 100% देना होगा, तभी हम सक्सेस होंगे अपने प्लान में, अपने टारगेट में और इन फ्यूचर में। तो मैं ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से, जो भी ऊपर वाला है, उससे प्रे करता हूँ कि आप भविष्य में अच्छा करें, बेटर करें। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।